तो बच्चों हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 13वां अध्याय, जिसका भी पाठ देख रहे हैं हम 11, यानी कि कक्षा 11 पाठ 11, लेकिन अध्याय हमारा 13 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश श्वसन के बारे में। दैट मीन्स फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों के लिए एक वर्स्ट कंडीशन होती है। वर्स्ट कंडीशन दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि नहीं होता, हर इंसान का एक बुरा समय आता है ना। वैसे ही पादपों के जीवन में भी बुरा समय आता है, और वो बुरा समय क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। आज आप पढ़ने वाले हो कि जो प्रकाश श्वसन क्रिया जो होती है पादपों में, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है जो नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से वो जो पादप है वो चीज़ों को हैंडल करता है, क्या क्या वो उपाय करता है, क्या वो सोल्यूशन करता है, और क्या इस वाले प्रक्रिया में जो प्रॉब्लम्स आती है वो कैसे आती है, वो हम आज देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रकाश श्वसन यानी कि फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन क्रिया हो रही है। नाम में काम है, प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? प्रकाश की उपस्थिति तो है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है? श्वसन क्रिया भी हो रही है। इन चीज़ों को समझने के लिए मैं तो सीधा एक स्लाइड ले रही हूँ, फिर आपको आपकी बुक का मैटर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले समझा देती हूँ कि आखिरकार होता क्या है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रकाश श्वसन। ठीक है, प्रकाश श्वसन। हमने देखा था कि प्रकाश श्वसन, इससे पहले हमने देखा था कि 2 रिएक्शन हो रही थी हमारे प्लांट में, है ना। प्लांट में हो रही थी यानी कि क्लोरोप्लास्ट और स्ट्रोमा में। एक मिनट, तो हमने कहा ये है लीफ, ठीक है, ये है हमारी पत्ती। इसके अंदर बहुत सारी मेसोफिल कोशिकाएं होती है। हाँ जी, होती है, बिल्कुल होती है। फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। जी होता है, बिल्कुल होता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने देखा था, हमने नॉर्मली क्या देखा था, है ना। नॉर्मली हमने क्या देखा था कि भैया यहाँ पर जो है C3 साइकिल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? C3 साइकिल की बात हो रही है कि जो RUBP होता है ना, RUBP आता है, फिर वहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन के बाद में हमने बोला था कि भैया रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है, भैया रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है। रिडक्शन के बाद हमने बोला कि रीजनरेशन हो रहा है। हाँ या ना, ये बात हम कर चुके हैं। बहुत छोटू सा दिख रहा है, लेकिन हम ये कर चुके हैं, तो समझ में आना बहुत ही इजी सी बात है। ठीक है, ये है हमारा C3 साइकिल। इसमें क्या हुआ था C3 साइकिल के दौरान कि RUBP था। ठीक है, RUBP ने रुबिस्को की सहायता से क्या किया था? इस C3 साइकिल को चलाया था। हमने ये वाली बात करी थी, डेफिनेटली करी थी। इस C3 साइकिल के दौरान हमें क्या हुआ? ATP का सिंथेसिस हुआ था, है ना, और O2 भी हमारे पास आ गई थी। हाँ या ना, O2 और CO2 का स्थिरीकरण भी हुआ था। 3 चीज़ें हुई थी। एक तो हमारे पास ATP का फॉर्मेशन हुआ था, इसके अलावा हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बना था। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला कि O2 का सिंथेसिस भी हुआ था। इसके अलावा हमने बोला था कि भाई जो CO2 है उसका स्थिरीकरण भी हो रहा है। तो 4-5 बातें C3 साइकिल में हमने देखी जनरली। फाइन, फिर हमने बोला कि यहाँ पर ये क्या है? हमारी अप्रकाशिक अभिक्रिया है। C3 साइकिल कैसी है? अप्रकाशिक अभिक्रिया है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या होगा जब प्रकाश श्वसन की स्थिति आएगी? तो क्या होगा कि भैया जो सूर्य है, अब ये हो रहा है भयंकर गर्मी वाली स्थिति, जो अभी आप देख सकते हो। अभी हालांकि मार्च ही चल रहा है, स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन गर्मी जो है बाहर आप जा कर के देखेंगे अभी राइट टाइम पे, तो आपको लगेगा कि बहुत कड़कड़ाती हुई गर्मी है। लेकिन हमारी जो नॉर्मली गर्मी आती है वो कब आती है? मई जून में आती है ना, मई जून के अंदर आती है कड़कड़ाती। तो आप ये समझ सकते हो कि भैया ये मई जून की गर्मी है।
कहते हैं ना, वो एक हिंदी वाली राइम पढ़ी होगी आपने बचपन में कि मई जून का गर्म महीना, मम्मी ठंडा खिला दो ना, या आइसक्रीम खिला दो ना, या जूस पिला दो ना। तो वैसे ही बेचारे ये जो प्लांट्स हैं इनकी कंडीशन भी वर्स्ट होती जा रही है। अब तुम्हें पता है कि जो ये स्टोमेटा होता है, कलर चेंज कर लेती हो, ठीक है, तुम्हें ये पता है कि ये होता है स्टोमेटा, ठीक है, क्या होता है ये स्टोमेटा। इस स्टोमेटा में से क्या होता है भैया, जो भी जैसे बाहर की तरफ से O2 आएगी, है ना, अंदर की तरफ से CO2 जाएगी, ऐसा होता है। अब क्या O2 और CO2 का ही स्टोमेटा विनिमय करता है? हाँ, जो गैसेस है केवल इसी का ही आदान प्रदान करता है, केवल इसी का ही ट्रांसपोर्ट करता है? नो, नेवर। ये तो भैया जो यहाँ पर अपना H2 होता है, वाटर होता है, क्योंकि कड़कड़ाती ही क्या है, कड़कड़ाती धूप है। अरे अच्छे अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो जाता क्या? सेम प्लांट्स में भी डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है। तो क्या होता है यहाँ पर, ट्रांसपिरेशन वाली कंडीशन आती है। ट्रांसपिरेशन यानी कि जो वाटर है वो भी बाहर की तरफ जाने लगता है, और जो खिलखिलाता हुआ जो प्लांट है वो बेचारा सिकुड़ जाता है, वो बेचारा बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में आ गया है। अब क्या करें? अब इस वर्स्ट कंडीशन को रोकने के लिए, जब कड़कड़ाती धूप आ रही है, प्लांट को लग रहा है कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, मैं तो अब जाने वाला हूँ, इस कंडीशन को कैसे रोका जाए? तो उसने क्या किया, ये जो इसका स्टोमेटा है उसको उसने कर लिया बंद। अब आके दिखाओ, अब बाहर जाके दिखाओ। तो अब क्या हो गया, जो स्टोमेटा है, ठीक है, जो स्टोमेटा है वो हो गया अब क्लोज। क्या हो गया? क्लोज हो गया। कहते हैं ना अपन, जैसे बैंक में जाओगे तुम, हॉस्पिटल तो नहीं कह सकते, जैसे ऑफिसेज वगैरह में जाओगे तो एक टाइम पीरियड पे वो लगा देते क्लोज्ड, लंच टाइम है, क्लोज हो गया, अब काम नहीं हो सकता। तो स्टोमेटा भी यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया है। दैट मीन्स अब क्या होगा, अब क्या होगा, ना तो H2 बाहर जाएगा, है ना, ना तो H2 बाहर जाएगा, ना CO2 बाहर जाएगी, और जो O2 है, देखो इसमें क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि C3 साइकिल चल रहा था, C3 साइकिल के परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है, O2 बन रहा है, और जो यहाँ पर CO2 थी उसका ये क्या कर रहे हैं, स्थिरीकरण कर रहे हैं। बात को गंभीरता से समझना, गंभीर बात चल रही है, क्योंकि गंभीरता से समझोगे तो क्या होगा, तुम्हें ये पता लगेगा कि हाँ O2 का जो निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, जो O2 की सांद्रता है वो तो बढ़ती जा रही है, O2 की सांद्रता जो है वो बढ़ती जा रही है, और CO2 की जो है वो कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जितना CO2 था वो तो स्थिरीकरण में जा रहा है, हाँ है ना भाई, थोड़ा सा होगा, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही खत्म हो गया CO2, ऐसा नहीं होता है, लेकिन CO2 की कमी तो हो रही है और O2 की सांद्रता भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि C3 साइकिल तो चल ही रहा है, लेकिन अब स्टोमेटा क्लोज करने से बाहर से CO2 नहीं आ रही, और ये जो सांद्रता बढ़ रही है ये भी बाहर नहीं जा पा रही। हो गया वर्स्ट कंडीशन, हो गई वर्स्ट कंडीशन। तो C3 साइकिल के द्वारा, गौर से सुनिएगा, C3 साइकिल के द्वारा एक और वो ले लेते हैं अपन, ठीक है, जो C3 साइकिल के द्वारा अपने पास क्या बन रहा था, PGA बन रहा था, है ना, 3PGA बन रहा था, यही बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि O2 तो क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, और CO2 कंज्यूम हो रही थी। कंज्यूम हो रही थी यानी कि CO2 का तो स्थिरीकरण हो रहा था, और ये स्थिरीकरण कौन कर रहा था, RUBP में भाई रूबी, ठीक है, रूबी कार्बन डाइऑक्साइड ले करके क्या हो गई थी, पागल हो गई थी ना, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, रूबी क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। पागल होने पर हमने क्या किया था, इसको 3 पंच मारे थे, हाँ या ना, 3 पंच के बाद वो वापस से रीजनरेट हो गई थी। याद आ गई कहानी, याद आ गई, ये C3 साइकिल था। अब देखो जो RUBP है इसको कौन हेल्प कर रहा था, CO2 के स्थिरीकरण में कौन कर रहा था, रूबिस्को, ये एंजाइम था, रूबिस्को एंजाइम था। रूबिस्को इसको हेल्प कर रहा था कि ये CO2 को आए पकड़े। मैंने ये भी बताई थी कि C3 साइकिल के अंदर
CO2 को ग्रहण करने के लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब C4 साइकिल तुम पढ़ चुके हो उसमें भी मैंने बताया कि C3 और C4 साइकिल का जो प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने वाला मॉलिक्यूल है वो अलग अलग है दोनों। C3 साइकिल के अंदर सबसे पहले जो CO2 ग्रहण करेगा वो कौन करेगा? RUBP। किसके द्वारा करेगा? इस रुबिस्को एंजाइम के द्वारा करेगा। ठीक है, अब ये रुबिस्को की कहानी क्या है? देखो, ये रुबिस्को वैसा है कि लगता तो कैसे साधु महात्मा जैसा है ना। साधु महात्मा क्या है कि जो रुबिस्को है ना, ये जो रुबिस्को है, रुबिस्को, इसका फुल फॉर्म देख लो एक बार, हिंदी में लिखती हूँ, रुको। राइबुलोज, ठीक है, राइबुलोज, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज, जीनेज। ठीक है, ये इसका नाम है। क्या नाम है रुबिस्को का फुल फॉर्म? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसका नेम है। तो इसकी क्या टेंडेंसी? इसकी टेंडेंसी है दो। एक टेंडेंसी है कार्बोक्सिलेशन करने की और दूसरी है ऑक्सीजनेशन करने की। मतलब ये क्या है? ये प्राणी बड़ा सा खराब सा आदमी है। खराब सा आदमी क्यों है भैया? इसका जो पूरा अट्रैक्शन है, इस रुबिस्को का पूरा अट्रैक्शन किसके पास है? कार्बन। मतलब ये बेइंतहा मोहब्बत करता है किससे? कार्बन से, बेइंतहा। मतलब मरे जा रहा है, कार्बन जहाँ मिलेगी वहाँ जाकर के कैप्चर कर लेगा उसको। ठीक है, लेकिन ये बड़ा खराब भी है। जैसे मन नहीं डोल जाता आदमियों का, है ना, कि जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है वो वहाँ चला जाता है। लेकिन तो ये क्या करता है? ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो रुबिस्को है, ठीक है, ये कार्बन से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मतलब इसके लिए इसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा धड़कता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या है, डामाडोल वाला भी है। इसको लगेगा कि जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, गेट माय पॉइंट, एक कार्बन भी है और ऑक्सीजन है, प्यार तो ये कार्बन को ही करता है, प्यार तो ये कार्बन को ही करता है। लेकिन जिस समय ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो ये कार्बन को धोखा देगा और कार्बन को ये क्या करेगा? चीट करेगा, और चीट करके कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। देखा कितना कमीना आदमी है कि भैया ये कार्बन को छोड़ेगा और ऑक्सीजन के पास चला जाएगा जब ऑक्सीजन ज़्यादा खूबसूरत होगी। दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा मॉड शॉट है ऑक्सीजन, और कार्बन बेचारी पुरानी महिला वाली। ठीक है, तो ये क्या करेगा? रुबिस्को क्या करेगा? इसको छोड़ करके इस जो सुंदरता की मूर्त दिख रही है अभी ऑक्सीजन, उसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये कब होता है? ये होता है फोटो रेस्पिरेशन के दौरान। ये कब होता है? फोटो रेस्पिरेशन के दौरान होता है कि जो रुबिस्को है वो कार्बन को छोड़ करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ग्रहण करना स्टार्ट कर देगा। तो आ जाओ, कंडीशन पे आ जाओ। कैसे मैडम? जब O2 की मात्रा ज़्यादा हुई, जब O2 की मात्रा ज़्यादा हुई तो ये किसको जाएगा? ये जो रुबिस्को है, रुबिस्को, तो रुबिस्को क्या करेगा? O2 के पास चला जाएगा और उसको ग्रहण करने लग जाएगा। गेट इट? अब सुनो एक और बात। ठीक है, अब एक और बात सुनो, क्या होगा फोटो रेस्पिरेशन के दौरान? अब क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, नॉट ए रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन के दौरान जो क्रिया होती है वो होती है CPM। ठीक है, CPM। ठीक है,
हमने पीएम को देखा, सी वैसा वाला कर लो ना, सी यानी देखना होता है ना इंग्लिश में, जैसे ये होता है ना सी, सी, तो इसको मैं सी लिख देती हूँ एक बार, तो इसको सी लिखते हैं ऐसे, इसको सी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसको मैंने सी बोला, सी यानी हमने पीएम को देखा, हमने प्राइम मिनिस्टर को देखा, मैंने तो नरेंद्र मोदी जी को देखा। तो सी ने किसको, मतलब सी जो है, हम सी यानी देख रहे हैं किसको, पीएम को, तो याद रखोगे तुम सी पीएम, ये अरेंजमेंट ऐसे ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, जो रुबिस्को है ये O2 की सांद्रता बढ़ने पर O2 के पास जाएगा और CO2 को बाहर निकाल देगा। देखो जो अपन C3 साइकिल में हम क्या कर रहे थे, हम बहुत मेहनत लगा रहे थे कि जो CO2 आ रही है उसको ग्रहण करें, उसका स्थिरीकरण करके हम नॉर्मल साइकिल चलाएं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करें और हमारा O2 का जनरेशन करें, हम ये सोच रहे थे C3 प्लांट में। यहाँ पर कहानी का मुद्दा ही अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, इन लोगों ने क्या किया, मतलब इसने अट्रैक्शन के चक्कर में अपने CO2 को बाहर निकाल दिया। इसने इससे अट्रैक्शन के चक्कर में CO2 को ही बाहर निकाल दिया। अब तुम बताओ, O2 के साथ में यदि ये क्रिया करता है, O2 के साथ में ये क्रिया करता है, तो ये कहाँ से C3 साइकिल चलाएगा? या तो कार्बोक्सिलेशन ही नहीं हो रहा। कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा तो अपने पास 3PJ बनेगा क्या? नेवर, 3PJ नहीं बनेगा। तो ये CO2 में जाएगा, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा और ये 3PJ की जगह, जो 3PJ हमारा C3 साइकिल में बनना चाहिए था, उसकी जगह क्या बनाएगा? कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ये बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेट, और साथ के साथ क्या बनाएगा? ये ग्लाइकोलेट, कोलगेट मत बोल दियो, ठीक है, कोलगेट नहीं बोलना है, कोलगेट मत बोलना, फॉस्फोग्लाइकोलेट, कोलगेट नहीं है, याद रख सकते हो लेकिन, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट। जहां अपने पास 3PJ वाला मॉलिक्यूल बन रहा था, इस फोटो रेस्पिरेशन के दौरान, इस पादप श्वसन में या प्रकाश श्वसन के दौरान हमारे पास ये अलग ही मॉलिक्यूल बन रहे हैं, अलग ही कहानी गा रहे हैं। ये पहले हमारे पास 3PJ आ रहा था अच्छा खासा C3 साइकिल में, लेकिन जैसे ही बेचारे पौधों पे एकदम सूर्य ने गुस्सा दिखाया और वो पौधा डर गया, डर करके उसने अपना स्टोमेटा जो ओपन था उस स्टोमेटा को बंद कर लिया। बंद करने की वजह से क्योंकि देखो फोटो रेस्पिरेशन का मुख्य कारण क्या है, सबसे पहले बात ये देखो, फोटो रेस्पिरेशन का, प्रकाश श्वसन का मेन एजेंडा क्या है? अपने वाटर को बचाए रखना, ठीक है। देखो कोई भी कार्य होता है ना, ऐसे ही नहीं होता। मैं मान रही हूँ यहाँ पे कहानियाँ बहुत अलग अलग हो रही है, चीज़ें बहुत गंदी होती जा रही है, बहुत ही बदतर होती जा रही है बेहतरीन से, लेकिन इसका कार्य क्या है? पौधे को मरने से बचाना। क्यों? क्योंकि वो अपना H2 रिलीज नहीं करना चाहता। यदि H2, जैसे अपनी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो हम क्या एडमिट हो जाते हैं, है ना, हमारे पास क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है धूप की वजह से, फिर हमको ऐड नहीं दिखाते वो ग्लूकोज पियो और ये पियो और वो पियो, ऐसा होता है। अब ये पौधों का कौन सोचेगा? पौधा थोड़ा ना आके बोलेगा आओ मेरे को पानी डाल दो, ऐसे तो नहीं बोलेगा। तो वो क्या करेगा बेचारा? अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेगा ताकि वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर की तरफ रिलीज ना हो सके। उस वाटर को बचाने के लिए, सिर्फ और उस वाटर को बचाने के लिए या उस प्लांट को बचाने के लिए इन्होंने देखो कितनी कार्यवाही कर दी। C3 चल रहा था, C3 से जाकर के इसने यहाँ पर धोखा दे दिया, किसको? CO2 को। CO2 को धोखा दे करके बाहर निकाल दिया और O2 के साथ रिएक्शन कर ली जो नहीं होना चाहिए था, और O2 के साथ रिएक्शन कर ली जो 3PJ बन रहा था, उसकी जगह क्या बन गया? फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये दोनों चीजें बन गई। और साथ ही साथ तुम्हें पता था ऑक्सीजन का अब निर्माण तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? ग्लूकोज भी नहीं बन रहा। C3 में हमारे पास ग्लूकोज तो आ रहा था, यहाँ पर अब ग्लूकोज भी नहीं आ रहा। फिर हमने बोला था कि भैया ATP तो आ रहा था, वो भी नहीं बन रहा। इवन जब CO2 बाहर निकालेगा ना, जब CO2 बाहर निकालेगा तो उसको एक ATP की जरूरत पड़ लेगी, मतलब ATP यूज और कर लिया इसने, तो बड़ा शातिर है। तो फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो संभावनाएं आ रही है वो बड़ी ही खतरनाक है।
एटीपी हम बनाने की जगह यूज ले रहे हैं, CO2 का कार्बोक्सिलेशन की जगह CO2 को हम लात मार रहे हैं, है ना, और उसी के साथ O2 को हम प्यार कर रहे हैं, PGA की जगह फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना रहे हैं। टोटली खराब हो गया है। तो क्यों? सिर्फ H2O को बचाने के लिए। तो ये जो बच्चों कंडीशन है, ये है हमारी फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, यानी कि प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन जो है वो हम देख रहे हैं। अब तुम स्टार्टिंग से एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बुक में जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो पढ़ा दूंगी, फटाफट से ले लो, ठीक है, डन। नेक्स्ट, इसमें अपन ने बताया कि रूबिस को कैसे प्यार कर रहा है और कैसे जो है धोखा दे रहा है, ठीक है। फिर हमने बोला रूबिस को दो तरीके से होता है, कार्बन और ऑक्सीजन। खूबसूरती की तरफ देख रहा है वो अभी, जहाँ पर O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ये रूबिस को जो है कार्बन को धोखा दे करके और O2 के पास चला जाएगा। चला जाने की वजह से क्या हो रहा है, ये क्रिया कहाँ हो रही है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये क्रिया जो याद हो रही है क्लोरोप्लास्ट पर ऑक्सीजोम। अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, पहले ये लिख देती हूँ फिर लेना। क्लोरोप्लास्ट से सीधा कहाँ जाएगा, पर ऑक्सीजोम, पर ऑक्सी गलत लिख दिया ना मैंने, पर ऑक्सी ऑक्सीजोम, ठीक है, पर ऑक्सीजोम। और फिर ये कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये याद रखना, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया नीट में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ ना, ये तुम्हारी 11th के हिसाब से ही नहीं बताती, मैं तुम्हें बताती हूँ नीट के हिसाब से। यदि तुम इस तरीके से पढ़ लोगे ना, ये ट्विस्टिंग वाला, ये कहानी की तरह पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें क्या ये जो टॉपिक्स हैं वो टफ नहीं लगेंगे, ठीक है। तो सी, पीएम को देखो, या पीएम को देखा होता तो 100 हो जाता, लेकिन पीएम को देखा, ठीक है, पीएम को देख रहे हैं या देखा, सीपीएम याद रख लेना तुम, ठीक है, कि भैया रूबिस्को आया, रूबिस्को ने जो कार्बन है इसको तो बाहर निकाल दिया और क्या करा, यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से अटैचमेंट बना ली, और अटैचमेंट बनाने की वजह से जो 3PGA बनने वाले था वो फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। ATP भी इसने यूज़ कर लिया, बड़ा ही खतरनाक है, और इसके साथ साथ ना तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, डन। अब आ जाओ कि तुम्हारे एक्चुअल में NCERT में क्या दे रखा है, ठीक है, NCERT पढ़ते हैं। प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें ये बता रहा है कि जो प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया है, इसको जानने के लिए हमें C3 भी आना चाहिए और C4। देखो C3 तो हमने देख लिया है ना, C3 तो हमने देख लिया, C4 प्लांट हमने इससे पहले देखा है, ठीक है, वो मैं मतलब आपको बता चुकी हूँ C4 प्लांट का क्या मेन मुद्दा है। तो दोनों में अंतर, मतलब C3 से C4 के बीच में एक प्रक्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश श्वसन। यदि C3 सूर्य का हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, हाई लाइट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा रोशनी और ज़्यादा तापमान हो, तो C3 के बाद ये कंडीशन आ जाती है, और इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ये कंडीशन आती है बेटा, ठीक है। आया बात समझ में कि C3 और C4 के अंतर को जानने के लिए प्रकाश श्वसन का अध्ययन बहुत आवश्यक है। और प्रकाश श्वसन ऐसी अभिक्रिया है जो उच्च ताप और उच्च प्रकाश में अभिक्रिया करता है अपने पानी को बचाने के लिए, और स्टोमेटा क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से अंदर O2 भर जाती है, CO2 जो है वो बाहर से अंदर नहीं आ पाती है, और अंदर अलग ही मामला चलता रहता है। गेट इट? आगे देखो, प्रकाश श्वसन समझने के लिए हमें केल्विन पथ, हमने C3 देखा है, केल्विन पथ है का प्रथम चरण यानी कि जो CO2 का कार्बोक्सिलेशन है, हमने वहीं तक ही देखा है। देखो, CO2 का अस्थिरीकरण, पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी। प्रकाश श्वसन को पढ़ने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया, प्रकाश श्वसन को पढ़ने के लिए मैंने तुम्हें सबसे पहले C3 बताया, और C3 में भी तुम्हें ये RUBP वाली कंडीशन बताई है,
हाँ या ना? RUBP पढ़ा है हमने सबसे ज़्यादा, ये वाली स्थिति देखी, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं देखा है ना, इसके अलावा तो हमने नहीं देखा, केवल यही वाले एंजाइम की बात हुई है ना कि प्रथम चरण CO2 के मामले वाली बात हुई है, ठीक है। तो प्रथम चरण CO2 के स्थिरीकरण को जानना अति आवश्यक है। अब आ जाओ, यह अभिक्रिया जहां RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित होकर के 3PGA, हमने यही बोला था कि जो RUBP है, RUBP CO2 से संयोजित होकर के 3PGA बनाता है, यही बोला था हमने, 3PGA बनाता है तो अणु का गठन करता है, और एक एंजाइम जो डालते हैं वो कौन सा होता है हमारा, रूबिस्को, यही हमने बोला है अभी, है ना, पीछे हमने यही पढ़ा है कि एक एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के द्वारा उत्प्रेरित होता है। क्या होता है, RUBP प्लस CO2 क्या बना रहा है, 3PGA के 2 मॉलिक्यूल, ये लो 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, किसकी प्रेजेंस में, रूबिस्को की प्रेजेंस में, यस रूबिस्को की प्रेजेंस में बना रहा है। मैंने यही बताया, यही चीज़ मैंने बताई है, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई भी समस्या नहीं है, आगे बढ़िए। रूबिस्को नामक एंजाइम विश्व में बहुत ज़्यादा विख्यात है, इसका यह गुण है, क्यों, ये मन चला है ना, ये मन चला है तो ये इसका गुण है, ठीक है, वैसे तो अवगुण है लेकिन गुण है, फोटो रेस्पिरेशन में करवा रहा है। इसकी सक्रिय जगह CO2 एवं O2 दोनों से बंधित हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका नाम है रूबिस्को, यानी कि कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ में ये प्रेम दिखाता है, ये प्रेम दिखाता है, तो दोनों से बंधित हो सकता है, इसलिए इसको हम रूबिस्को कहते हैं। ये दोनों से अट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रूबिस्को कहते हैं। जब CO2 व O2 का अनुपात लगभग समान हो, देखा, O2 और CO2, बात को समझना एक बार, दोनों समान सुंदर दिख रही है, दोनों ही समान सुंदर हैं, दोनों ही समान दिख रही हैं, तो रूबिस्को जो रूबिस्को है वो अपनी CO2 को ही प्यार करेगा, दोनों समान है, अट्रैक्शन का कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं है, तो वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड से ही प्यार करेगा, अपने कार्बन से ही प्यार करेगा, है ना, CO2 से ही प्यार करेगा, ठीक है। और रूबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 के लिए अधिक बंधुता है, यही तो बोला, रूबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 से ज़्यादा क्या है, प्यार है। ये आबंधितता प्रतियोगितात्मक है, ठीक है, मेरे को ये हिंदी के जो बड़े वर्ड है ना उसको बोलने में दिक्कत आती है, सो सॉरी फॉर दैट, प्रतियोगितात्मक है ना, यानी कि कॉम्पिटिटिव है, यानी कि क्या है, कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव बोले तो कि भैया एक है बहुत सुंदर सी, ये ना एकदम मस्त सी, एक थोड़ी सी अकड़ू टाइप की है, तो इंसान कहाँ पर जाएगा, जो बहुत ही खूबसूरत दिखेगी, है ना, लेकिन हकीकत में ज़रूरी नहीं कि जो खूबसूरत हो वो अच्छा भी हो, है ना, जिसकी सूरत अच्छी हो उसकी सीरत अच्छी हो, ये ज़रूरी नहीं है, तो हमेशा सूरत पे नहीं सीरत पे जाना चाहिए। तो क्या हुआ, जैसे ही, है ना, अब दोनों में क्या है, कंपटीशन है, दोनों में क्या है, कंपटीशन है। कंपटीशन कैसे है, यदि ये सुंदर ज़्यादा हो गई, ये सुंदर ज़्यादा हो गई तो ये रूबिस्को का मन डोला और ये इसके पास आ जाएगा, है ना, और यदि इसकी सांद्रता है अधिक और ये समान भी है तो रूबिस्को किसके पास जाएगा, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड के पास ही जाएगा। तो ये आबंधितता प्रतियोगितात्मक है, यानी कि कॉम्पिटिटिव है। O2 अथवा CO2 इनमें कौन आबंध होगा, ये किस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ये नीट में क्वेश्चन आता है। यदि सांद्रता समान है, देखो अब ये प्यार व्यार छोड़ो, अब क्वेश्चन को सुनो, यदि सांद्रता समान है तो रूबिस्को किसके साथ बाइंड होगा, CO2 के साथ। यदि सांद्रता समान है तो रूबिस्को किसके साथ बाइंड होगा, CO2 के साथ। अदरवाइज यदि सांद्रता O2 की ज़्यादा है तो ये किस पे जाएगा, O2 के पास। यानी कि इसका जो बंधन, बॉन्ड बनाने का जो तरीका है, जो प्यार करने का जो सिलसिला है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है, सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। क्लियर दैट, गुड।
ऑल इज वेल, यहाँ तक कोई डाउट? कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से वाइट से चल रहे हैं। डन, आ जाओ नेक्स्ट। C3 पौधों में कुछ O2 रुबिस्को से बंधित हो जाती है। हमने बताया है, क्यों बताया है कि जब स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा ओपन था, क्लोज हो गया, O2 अंदर के अंदर रहेगी तो O2 की सांद्रता बढ़ गई, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो C3 पौधे हैं उसमें O2 से रुबिस्को बंधित हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ गया, CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है, कार्बोक्सिलेशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्यार किससे करने लग गया, अब उसकी इज्जत ही नहीं रही CO2 की, तो बेचारी की रो रही है वो तो बैठ करके, और O2 जो है वो उसको अट्रैक्ट किए जा रही है, अपनी खूबसूरती से, अपने पहनावे से, अपने बोलचाल से अट्रैक्ट किए जा रही है, और यहाँ पर हो रही है गड़बड़ी। ठीक है, यहाँ पर RuBP 3PJ के अणु में परिवर्तित होने की बजाय, देखो हमने बोला था RuBP किसको बना रहा है, 3PJ को, किसकी सहायता से, जब रुबिस्को CO2 से सांद्रता बनाए रखता है या उसकी सांद्रता के अकॉर्डिंग अटैच होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन से संयोजित हो रहा है। अभी किससे हो रहा है? अरे ये ऑक्सीजन से संयोजित होकर के चक्र में एक फॉस्फोग्लिसरेट अणु, एक फॉस्फोग्लिसरेट अणु और तथा फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। अभी अपन ने बात करी थी क्या, देखो आ जाओ। हमने बोला कि CO2 का जो कार्बोक्सिलेशन है वो कम हो जाता है क्योंकि बाहर ही निकाल देता है बेचारी को, और O2 से क्या कर लेता है, रिलेशन बना करके 3PGA की जगह फॉस्फोग्लिसरेट का अणु और फॉस्फोग्लाइकोलेट का अणु बना लेता है। यही बात करी हमने, हाँ बिल्कुल यही बात करी है, देख लो, है ना। O2 की अपेक्षा CO2 के, अरे कहाँ गए हम, यहाँ पर थे, है ना, ठीक है। और जिसे ही प्रकाश श्वसन कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन, आई चीज आई। अब क्या क्या हो रहा है, प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा और ATP का संश्लेषण नहीं होता। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमने बोला ना प्रकाश श्वसन पथ में कोई भी ATP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है, ठीक है, बल्कि इसमें ATP का उपयोग कब हो रहा है, CO2 भी निकलती है। हमने यही तो बोली थी, आ जाओ। हमने बोला था जब रुबिस्को इसके साथ बाइंड हो जाता है तो ये CO2 को बाहर निकाल देता है, और CO2 को बाहर निकालने के लिए भी ये ATP यूज ले लेता है, बनाने की जगह यूज ले लेता है ये। हमने यही बोला, बिल्कुल यही बोला है हमने, जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रकाश श्वसन पथ में ATP अथवा NADPH का कोई संश्लेषण नहीं होता। मतलब देखो, ना तो ग्लूकोज बना रहा है, ना ATP बना रहा है, ना NADPH बना रहा है, और ना ही ये कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, बल्कि O2 के साथ सांद्रता बना करके 3PGA की जगह फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना रहा है। बहुत ही खराब प्रक्रिया हो रही है ना। C4 प्रकाश श्वसन नहीं होता। अब देखो, मैंने तुम्हें एक लाइन बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, इधर आ जाओ, यहाँ पे नहीं, कि C3 में जब गड़बड़ी हो जाए विद द हेल्प ऑफ प्रकाश श्वसन की वजह से C3 में गड़बड़ी हो रही है, PG की जगह फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, ATP नहीं बन रहा है, CO2 का कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो हेल्प होता है वो C4 कहता है। C4 में प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया ही नहीं होती है। ये अंतर भी हो गया तुम्हारा C3 और C4 प्लांट में। C3 में प्रकाश श्वसन होता है, लेकिन C4 में कभी भी प्रकाश श्वसन नहीं होता है। गेट माई पॉइंट, आ जाओ। C4 पौधे में प्रकाश श्वसन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसका कारण क्या है? ये एक ऐसी प्रणाली है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ा देती है, ठीक है। C4 प्लांट हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या हो रहा है, ये C4 पौधा जो है CO2 की सांद्रता बढ़ा देता है। ऐसा तब होता है जब पर्णमध्युतक में C4 अम्ल पुलाच्छद से टूटकर CO2 को मुक्त करता है। हम C4 जो है
जो C4 प्लांट है बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको ये भी पता है कि फूलाच्छुत से जो टूट करके वो कैसे जाएगा, CO2 कैसे मुक्त करेगा, कैसे वो C4 मॉलिक्यूल बनाएगा, मैलेट से वो पायरुवेट कैसे बनाएगा, फिर PEP बनेगा। ये सब चीज़ें अपन किस में पढ़ चुके हैं, C4 प्लांट में अच्छी तरीके से, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप CO2 की अंतर कोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है। यानी कि हमारा क्या है, C4 प्लांट क्या कर रहा है, CO2 की सांद्रता बढ़ा रहा है ताकि जो रुबिस्को का प्यार है वापस से किसके लिए जागे। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे ये थोड़ा फिल्मी सा बता रही हूँ, मतलब सीरियल में ज़्यादा चलता है कि भाई शादी हो जाती है व्यक्ति की और वो अपनी वाइफ को छोड़ करके दूसरी गर्लफ्रेंड बना लेता है, तो फिर कुछ लोग जो उसके अपने होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वापस से वो दोनों साथ आ जाएं। तो ऐसा ही क्या हो रहा है कि C4 एक ऐसा मीडिएटर है, ऐसा मध्यवर्ती प्राणी है जो उनको मिलाने के लिए हेल्प कर रहा है। वो O2 से उसका साथ छुड़ाना चाहता है। जैसे बीवी नंबर 1 मूवी है ना, बीवी नंबर 1, उसमें करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन होती है। तो सुष्मिता सेन क्या है, यहाँ पर O2 है, और करिश्मा कपूर कौन है, CO2 है, ठीक है। और अनिल कपूर कौन है, C4 प्लांट है, ठीक है। यदि देखी हो तो मूवी आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ रहा है। मतलब C4 प्लांट क्या है, अनिल कपूर है। अनिल कपूर क्या हेल्प कर रहा है कि CO2 की सांद्रता बढ़े, मतलब उसका जो सलमान खान है यानी कि जो रुबिस्को है उसका अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट किसकी तरफ बढ़े, वापस से करिश्मा कपूर की तरफ बढ़े, ना कि सुष्मिता सेन की तरफ, ना कि O2 की तरफ। तो C4 प्लांट क्या कर रहा है, यही हेल्प कर रहा है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करे, यानी कि उसका जो कार्बोक्सिलेज है रुबिस्को का, ये रहा रुबिस्को, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलेशन वाली, जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम वाली जो है इसकी क्रिया प्रणाली है उसमें ध्यान दें, ठीक है, जिससे इसकी ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करने की क्षमता कम हो जाए, यानी कि वो सुष्मिता सेन के अट्रैक्शन से हट करके वापस से करिश्मा कपूर के पास आ जाए। ये कौन करवाना चाहता है, ये करवाना चाहता है अनिल कपूर, यानी कि C4 प्लांट। C4 पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ये हम देख चुके हैं। इसमें एक्सक्यूज मी, इसमें उत्पादकता व उत्पादन क्यों अच्छा होता है ये अपन ने C4 प्लांट में पढ़ लिया है। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं, जो C4 प्लांट है। देखो C3 प्लांट में क्या होता है, जैसे ही, सुन लो बात, C3 प्लांट में जैसे ही कड़कड़ाती धूप मिलेगी, सूर्य को गुस्सा आएगा मई जून के अंदर, तो C4 की हो जाएगी हवा टाइट, यानी हालत टाइट हो जाएगी। हालत टाइट होने की वजह से क्या हो जाएगा, हालत टाइट होने की वजह से उनको क्या मिलने वाला है, फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि वो अपना स्टोमेटा बंद कर लेगा, जल का अणु बाहर निकालने से बचेगा। और जबकि C4 प्लांट में क्या होता है, सूर्य कितना ही तेज हो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है, ये एक मुख्य रीज़न है, ठीक है, ये एक मुख्य कारण है। आशा करती हूँ कि आपको फोटो रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे हमारा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने देख लिया कि C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल क्या है, हमने ये भी देख लिया फोटो रेस्पिरेशन क्या है। तो अब हमने जब फोटोसिंथेसिस की सारी चीज़ें क्लियर कर ली है, तो अब हमारा क्या दायित्व बनता है कि अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है उस पर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो उसको प्रभावित कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए एक प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है ना भाई, कभी CO2 की मात्रा प्रॉब्लम कर सकती है, कभी जल की मात्रा कम कर सकती है, कभी प्रकाश की कर सकती है, तो कभी टेम्परेचर की कर सकती है, हाँ या ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। कोई भी, जैसे मान लो कि आप कोई ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस वाले प्लांट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। गेट माय पॉइंट। तो आज हम वही देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में इसलिए जानना आवश्यक है ताकि आप देख सको कि पैदावार अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई यदि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहीं ना कहीं स्थगित होती है, कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, तो दैट मीन्स आपका O2 का निर्माण खराब है, ठीक है। CO2 का स्थिरीकरण नहीं हो सकता है, आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी, पौधा मर जाएगा, क्यों, अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कारकों को जानना, हाँ या ना। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों एवं फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावी हैं। गेट इट।
प्रकाश संश्लेषण कई कारकों को प्रभावित करता है, कई कारकों से प्रभावित होता है। बाहरी कारक भी हो सकते हैं और आंतरिक कारक दोनों ही हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं। पादप कारकों की संख्या, कौन कौन से कारक हैं? पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु और पत्तियों का विन्यास, पर्णमध्योतक कोशिकाएं और क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक CO2 की सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा। इंटरनल फैक्टर क्या क्या हुए? इंटरनल फैक्टर हुए कि जो लीव्स है, मान लो ये पत्ती है, ठीक है, तुम्हें पता है कि इसमें बहुत सारी मीजोफिल कोशिकाएं हैं और मीजोफिल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है। अब जितनी पत्तियों की संख्या होगी उतना ही अच्छा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा, है ना। ये बात समझ में आई। फिर हम बोल रहे हैं आकृति। आकृति कैसी है? मान लो एक पत्ती इतनी चौड़ी है और एक पत्ती कुछ इस तरीके से है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किस में ज़्यादा होगी? डेफिनेटली इसमें होगी, है ना। भाई पौधे का कैसा आकार है, घना है, पतला है, छोटू है, कैसा है, उस पर भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्रभावित होती है। फाइन। फिर हम बोल रहे हैं आयु। जो बिल्कुल छोटा नन्हा सा पादप होगा उसमें फोटोसिंथेसिस कम होगा, जो बहुत ज़्यादा एजेड होगा उसमें भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कम होगी। क्यों? क्योंकि वो इतने यंग नहीं है ना। जो यंग है उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, तो दैट मीन जो यंग यानी कि जो बीच का टाइम होता है पौधे की एज का, वो काफ़ी अच्छा फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फिर ये कह रहा है पत्तियों का विन्यास। पत्तियों का विन्यास यानी कि अब देखो, जैसे ये है पत्ती है, एक पत्ती यूं लगी हुई है और सूर्य की किरणें यूं आ रही है ना, और एक पत्ती यूं लगी और सूर्य की किरणें यूं आ रही है। तुम देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक किरणें हैं और एक पत्ती है वो यूं है, इस तरीके से उसका विन्यास, और वो यूं आ रही है, और एक पत्ती यूं है और सूर्य की किरणें आ रही है। अब तुम सोच लो कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? डेफिनेटली यहाँ होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इजीली ग्रहण कर पा रहे हैं उसके क्लोरोप्लास्ट, इजीली, उसको कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही है। तो इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की रेट जो है अफेक्ट होगी। गेट इट? फिर बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट और आंतरिक CO2। भैया क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 कितनी ज़्यादा है वो भी बहुत मैटर करती है। अभी जब तुम CO2 के कारक देखोगे, जब तुम्हें पता लगेगा कि CO2 का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। फिर हम बोल रहे हैं क्लोरोफिल की मात्रा। क्लोरोफिल क्यों? पिगमेंटेशन है, जितना क्लोरोफिल अच्छा होगा उतना ही फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बहुत अच्छी होगी। हाँ या ना? क्लियर? समझ में आई बात? अब देखो आगे। पादप अथवा आंतरिक कारक पौधों की वृद्धि व आनुवंशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करते हैं। जो पौधों की वृद्धि है वो कैसी हो रही है और कैसी अनुकूलन है, कैसे माहौल में वो रहते हैं, ये फैक्टर्स भी उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, बाहरी कारक, सूर्य का प्रकाश, टेम्परेचर, CO2 सांद्रता और जल। तुम्हें इंपॉर्टेंट बात है, ये बाहरी कारक ही हम पढ़ने वाले हैं। क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ताप जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, CO2 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और जल कितना इंपॉर्टेंट है पाने के लिए। ठीक है। अब पादप की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, भी बात करेंगे इस बारे में। अतः किसी भी समय पर उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण किया जा सकता है कि उस पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी रहेगी। इस क्रिया को जानने के लिए हमें एक साइंटिस्ट है ब्लैकमैन, ठीक है, ब्लैकमैन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी बात बताई। इन्होंने ये बात बताई कि एक लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर प्रभाव, ठीक है, लॉ यानी कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया, लॉ यानी कि एक सिद्धांत दिया किस पे? लिमिटिंग फैक्टर। अब तुम ये सोचोगे मैम लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर देखो, लिमिट यानी कि एक सीमित मात्रा होने पर, अपनी सीमित मात्रा से कम होने पर जैसे ही चीज़ें होंगी वो चीज़ हड़बड़ाएगी। जैसे मान लो जैसे हमारी बॉडी को 8 गिलास पानी की आवश्यकता होती है, 8 गिलास हमें पीना ही चाहिए, ठीक है। यदि हम उस हमारी सीमित क्या है, मतलब हमारी सीमा क्या है? 8 गिलास। 8 गिलास से कम पानी हम पीते हैं, मान लो आज मैंने 5 गिलास पानी पिए, कल मैं 4 गिलास ही कर रही हूँ, फिर मैं 2 गिलास कर रही हूँ, तो वो अपनी सीमित सीमा से जैसे जैसे नीचे आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फैक्टर,
क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आया। तो यहाँ पर भी जो ब्लैकमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रभाव बताया। क्या प्रभाव बताया कि कोई भी, हमने 4 चीजें ली, हमने लिया CO2, हमने लिया है ताप, हमने लिया है जल और हमने लिया है प्रकाश। हमने 4 फैक्टर लिए। यदि कोई एक भी फैक्टर कम है ना बच्चों, यदि मान लो प्रकाश नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो भी उसका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्रभावित होगा। जल प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो भी होगा। यदि देखो उसको ताप नहीं मिल रहा है और CO2 मिल रही है, जल मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, तो भी इफेक्ट होगा। CO2 नहीं मिल रही है और ये तीनों मिल रहे हैं तो भी इफेक्ट होगा। तो ये जो लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या हुआ इसके अनुसार, यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही तो है, से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, एक से अधिक कारक है, 4 कारक है, प्रभावित होती है, तो इसकी दर का निर्धारण, यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन रेट का जो हम निर्धारण करेंगे वो उसके समीपस्थ कारक द्वारा होगा। यानी कि CO2 का कितना रिक्वायरमेंट है ना, और आपका ये जल का कितना रिक्वायरमेंट है, आपको प्रकाश कितना चाहिए, तो ये उसका लिमिटिंग फैक्टर हमें पता होना चाहिए। और उसकी न्यूनतम मान का पता हो कि भैया 0.005 का जब वैल्यू होता है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट को चाहिए होती है। यदि इससे कम होगा तो वो कम फोटोसिंथेसिस करेगा। आगे उसकी लिमिटिंग फैक्टर आ गया। अगर उस कारक की मात्रा को बदल दिया जाए तो कारक प्रक्रिया को सीधा प्रभावित करता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना 8 ग्लास की जरूरत होती है, और मैं 5 ग्लास करूंगी तो सीधी सी बात है मेरे में डिहाइड्रेशन होगा। वैसे ही प्लांट में भी ऐसी चीजें होती है। क्लियर दैट, आई समझ में। ब्लैकमैन का जो लिमिटिंग फैक्टर वाला जो लॉ है ये नीट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती है, इसने अपने समझाने के लिए, और अधिकतम अनुकूल प्रकाश CO2 की उपस्थिति के बावजूद, मतलब क्या हुआ है, हरी पत्ती है, क्लोरोफिल की मात्रा भी सही है और अनुकूल प्रकाश भी मिल रहा है, CO2 की मात्रा भी ठीक है, लेकिन अत्यधिक ताप कम होने पर, जिसका टेम्परेचर है बहुत कम हो, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। यानी कि एक फैक्टर की भी लिमिटिंग फैक्टर से कम जा रही है रेंज, तो दैट मीन्स वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा। इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण तभी शुरू होगा जब उसको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाएगा। क्लियर दैट, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो प्रकाश। अब अपन प्रकाश, बाहरी कारक जो है, प्रकाश है, ताप है, जल है, CO2 है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? जब हम प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक कह रहे हैं तो हमें प्रकाश की गुणवत्ता भी पता होनी चाहिए, प्रकाश की तीव्रता के बारे में पता होना चाहिए, दीप्तिकालिता हमने पढ़ ली है आराम से, इसके बीच अंतर करने की आवश्यकता हमें पता होनी चाहिए। जहां कम प्रकाश की तीव्रता पर आपतित प्रकाश या CO2 के यौगिकीकरण यानी कि कार्बोक्सिलेशन की दर के बीच में एक रेखीय संबंध होता है। यानी कि तुम देखोगे प्रकाश तीव्रता है ना, जो प्रकाश तीव्रता है, यहाँ लिख देती हूँ, प्रकाश की तीव्रता और CO2 का यौगिकीकरण, और CO2 का यौगिकीकरण देखोगे तो तुम्हें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ये रेखीय ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा? ये रेखीय ग्राफ मिलेगा। किस में? CO2 के यौगिकीकरण में, और प्रकाश की तीव्रता के मध्य में तुम एक ग्राफ क्रिएट करते हो तो तुम्हें एक लीनियर ग्राफ मिलता है। क्लियर दैट? उच्च प्रकाश की तीव्रता होने के बाद दर में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। इधर आ जाओ, हमें ये लीनियर मिल रहा है, जितना प्रकाश मुझे इस प्लांट के लिए चाहिए ये इष्टतम वैल्यू है। ठीक है, ये अरे भाई ये इसकी इष्टतम वैल्यू है, बस यहां तक मुझे प्रकाश चाहिए तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अच्छी होगी। लेकिन यदि तुम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओगे तो इस प्रकाश संश्लेषण में कोई नहीं आएगी, कोई भी मतलब वृद्धि नहीं होगी, और ये कैसा हो गया? सैचुरेशन में आ जाएगा, यानी कि ये अब कोई वृद्धि नहीं करेगा। ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि पूरे, तुम्हें पता है एक प्लांट को जहां पर काफी अच्छी सी रोशनी आ रही है उसको केवल 10% प्रकाश चाहिए होता है।
केवल 10% सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने के लिए। तुम ये सोचो ना कि नहीं तेज धूप आनी चाहिए, प्लांट नहीं मिल रहा, नहीं, केवल 10% में वो संतृप्त है, भैया अपना तो हो गया, ठीक है। 10% से तुम ज़्यादा देते हो तो भी तुम ये सोचोगे नहीं कि भाई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को बढ़ा लोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अपवाद क्या है, जैसे तुम देखोगे कि अफ्रीका के जो जंगल है बहुत ज़्यादा घने हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, तो यहाँ पर ऐसे घना है, लेकिन जो छोटे पौधे नीचे हैं, अब वहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी अवरुद्ध हो गई, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर ये आराम से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते क्योंकि रोशनी 10% भी नहीं मिल रही, यहाँ पर 3% भी नहीं मिल रही, तो यहाँ पर ये अपवाद है। लेकिन एक नॉर्मल प्लांट की बात करें जहाँ पर सूर्य का प्रकाश को मिल रहा है तो 10% भी उसके लिए काफ़ी है एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, पूर्ण प्रकाश केवल 10% ही होता है। छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर, अभी मैंने बात कर ली, प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक है। तो प्रकाश कभी भी सीमाकारी कारक नहीं होता है, यानी कि वो ब्लैकमैन का जो लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, उसको फॉलो करता ही नहीं, क्योंकि प्रकाश की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, 10% आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि प्रकाश का एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, नहीं, प्रकाश का कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, वो ऊपर वाले की देन है, फाइन। सो एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन को कारण होता है और प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। यदि तुम 10% से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश बढ़ाते हो तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल, मतलब ये ठीक है अब कोई क्रिया नहीं हो रही, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी और क्लोरोफिल टूट जाएंगे तो सीधी सी बात है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तो होगी ही नहीं होगी। आपको समझ में आया ग्राफ में हम क्या कहना चाह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, यानी कि अब CO2 की कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। CO2 का कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में है 0.002 से 0.003, लेकिन एक पौधे को कितनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड पता है आपको, 0.005, यानी कि हमें अब कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने की ज़रूरत है, हम बढ़ा ही रहे हैं। कितनी सांसें ले रहे हो, अभी मैं सांसें चल रही है, CO2 बाहर छोड़ रही हूँ, पॉल्यूशन कर रहे हो, CO2 बन रही है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पॉल्यूशन करे जाओगे ना, पॉल्यूशन हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी इसने, तुमसे पूछा जाए बेस्ट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, best limiting factor of photosynthesis reaction is known as carbon dioxide concentration. That means भाई तुमसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा या सबसे प्रमुख सीमाकारी कारक कौन है, तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, ये आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना कि सीमाकारी कारक कौन है, CO2। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बहुत ही कम है, 0.03 से 0.04% के बीच में। कितनी होनी चाहिए, 0.05%। मैंने 0 ज़्यादा बोल दिया था, याद आ गया मेरे को, ठीक है, 0.05 ही आना चाहिए, कभी कभी बोलते बोलते हो जाती है, फाइन। तो वृद्धि के कारण CO2 की यौगिकीकरण दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा में यदि तुम जाओगे, CO2 की सांद्रता ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, क्षतिकारक बन सकता है, ठीक है। देखो फाइन, हम देख रहे हैं कार्बन हमें मिल रही, सैचुरेशन आ रहा है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तुम डालते जाओगे तो क्या होगा, पौधा डेड हो जाएगा। अब क्या होगा, तुमने पढ़ा है C3 प्लांट और C4 प्लांट, C3 प्लांट और C4 प्लांट में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है CO2 की वो डिफरेंट है, ठीक है। C3 और C4 प्लांट में CO की सांद्रता में भिन्नता आती है। जो C3 प्लांट होते हैं बच्चों, जो C3 प्लांट होते हैं उनके लिए जो सांद्रता है वो है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर है, लेकिन C4 प्लांट के लिए 360 माइक्रो प्रति लीटर है। बस तुम तो याद रखो, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि C3 प्लांट के लिए, ठीक है, C3 प्लांट के लिए तुम्हें कितना माइक्रोलीटर CO2 की सांद्रता चाहिए, तो C3 के लिए चाहिए 460 और
C4 के लिए चाहिए 450 और C3 के लिए चाहिए 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। ठीक है, ये याद रखना। अब इसी चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ये प्लांट है, इसको एक कांच से कवर कर देते हैं। कांच से कवर करने से क्या होता है तुम्हें पता है, CO2 छोड़ता है प्लांट, है ना। बाहर अपने पास CO2 कम है, हमको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ज्यादा करवानी है, तो कांच में ढक दो। कांच में ढक दो तो क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश तो आ रही है, जल तुम दे ही रहे हो, CO2 बाहर निकलेगी, दूसरे प्लांट को मिलेगी, तो CO2 बहुत सारी हो जाएगी, हाँ या ना। तो इनकी सांद्रता बनी रहेगी और C3 आराम से ग्रो कर पाएंगे। क्लियर दैट। तो उपलब्ध कराने के लिए C3 पादपों को CO2 की सांद्रता किसके लिए सीमाकारी प्रभाव है, तुमसे ये पूछा जा सकता है। तो तुम्हें आंसर क्या देना है, C3 प्लांट के लिए। क्यों, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, C3 पौधे उच्चतर CO2 सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं। ये बात पता लग गई भाई, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे काम करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। जितनी अच्छी तुम उसको CO2 सांद्रता दोगे उतना अच्छा वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करेंगी, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है। इस सिद्धांत का किसका उपयोग किया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, जिसमें टमाटर और बेल, ये एग्जाम्पल याद कर लेना, नीट के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, टमाटर और बेल जो है वो C3 प्लांट होते हैं, जिसके लिए अपन ने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा है। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वो अच्छी पैदावार कर सके। CO2 की सांद्रता आ गई। अब आ जाओ ताप पर, ठीक है, टेम्परेचर पे। अप्रकाशीय अभिक्रिया एंजाइम पर निर्भर करती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है, एंजाइम पर, हाँ या ना। अब देखो, हमें पता है कि हर एंजाइम, हर रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव और टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती होगी, है ना। जितना टेम्परेचर तुम उसको दोगे उतना ही जो रिएक्शन है वो टूटेगा। ये पता है ना, अपन हीट देते हैं, रिएक्शन को ब्रेक कर देते हैं, पता है ये बात। तो टेम्परेचर, तुम्हें पता है जो प्रकाश अभिक्रिया है उसमें कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया हमने देखी, जैसे C3 साइकिल देखी, उसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया में कितने एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आ रहे हैं काम में, है ना, बहुत सारे एसिड बन रहे हैं, एंजाइम्स काम आ रहे हैं। तो वहां पर तुमसे पूछा जा सकता है कि ताप जो सीमाकारी प्रभाव है वो किस पे अफेक्ट करेगा, तो तुम बोलोगे अप्रकाशिक अभिक्रिया पे। क्यों, क्योंकि वहाँ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के प्रति, तो क्रिया पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। यदि भी प्रकाश अभिक्रिया ताप संवेदी होती है, लेकिन उस ताप पर काफ़ी कम प्रभाव होते हैं, मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव है लेकिन कम प्रभाव पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया भी, लेकिन यहाँ एंजाइम नहीं है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं, सुन लो, C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधों के लिए इष्टतम ताप कम होता है। क्वेश्चन आ सकता है टेम्परेचर सेंसिटिव पर कि C3 प्लांट या C4 प्लांट, कौन से वाले प्लांट को टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो C4 प्लांट जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ताप के लिए, उनको ज़्यादा तापमान चाहिए, और C3 प्लांट कौन से होते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वर्क कर लेंगे। समझ में आ गई बात। फिर विभिन्न पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इष्टतम ताप अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए इष्टतम ताप उच्च होता है और समशीतोष्ण जलवायु के लिए उगने वाले पौधे जो हैं कम ताप पर ही कार्य कर लेते हैं। तो तुम्हें ये बात अच्छे से आनी चाहिए, नीट के एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखो आगे, जल लास्ट फैक्टर है। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया अभिकारक है। भाई जल नहीं दोगे तो प्यासा नहीं मर जाएगा, काम कैसे करेगा। ये देखो सीधी सीधी बात है, जल की कितनी आवश्यकता है। यदि एक लिमिटिंग फैक्टर ये है तो दूसरा लिमिटिंग फैक्टर ये भी तो है, पानी तो चाहिए चाहिए, हाँ या ना। तो यद्यपि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, ना कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पे, पूरे प्लांट पे पड़ता है। जड़ में भी पड़ेगा, तने पे भी पड़ेगा, पत्तियों पे पड़ेगा, बेचारा मर ही जाएगा। जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है, पता है ना, फोटो रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है, स्टोमेटा, ये वाला स्टोमेटा जो था। अब ये माउथ जो है खाने पीने के लिए तो अपन ओपन करते हैं, गैसेस के लिए भी करते हैं, हाँ या ना। वैसे तो नोज से होता है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये स्टोमेटा है भाई, ये मैं प्लांट हूँ, स्टोमेटा है। मुंह खोलूंगी तो ऑक्सीजन का विनिमय होगा, मुंह बंद कर लूंगी तो क्या होगा, अपना बाहर से कुछ जा नहीं रहा, अंदर से कुछ आ नहीं रहा। तो इस दौरान क्या होगा, तनाव रंध्र
बंद कर देंगे और CO2 की उपलब्धता भी घट जाएगी। भैया CO2 भी तो बाहर से आ रही है वातावरण से, कितनी CO2 तुम रख लोगे, प्रॉब्लम आएगी, फोटो रेस्पिरेशन बढ़ेगा। इसके साथ ही जल तनाव से पत्तियां मुरझा जाती है, वो हम देख ही लेते हैं। इससे पत्ती का क्षेत्रफल भी कम हो जाता है। एक प्यारी सी पत्ती जिसको अच्छा सा वाटर मिल रहा है, वो एकदम खुली खुली फूली फूली एकदम चबी चबी सी है, पानी मत दो, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा और इसके साथ ही उपापचयी क्रियाएं भी कम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म रेट भी उसकी घट जाएगी। तो इस तरीके से आज जो है हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है और चैप्टर समाप्त होने के साथ अब देखेंगे अपन अभ्यास प्रश्न। आशा करती हूँ कि फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई क्रिया आपको दोबारा पूछनी है तो वी विल ट्राई फॉर दैट कि हाँ मैंने C3 नहीं आ रहा है तो C3 मेरे को लगेगा मेजोरिटी में C3 नहीं आया तो मैं वापस से पढ़ा दूंगी, C4 नहीं आया तो मैं C4 पढ़ा दूंगी, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है समझ में तो आया ही होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन क्वेश्चन आंसर के साथ, जब तक धन्यवाद।